आज इस वीडियो के माध्यम से हम जर्मन यूनिफिकेशन के प्रोसेस के ऊपर एक कंप्लीट कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल क्लैरिटी को अक्वायर करने की कोशिश करेंगे। जर्मन यूनिफिकेशन वर्ल्ड हिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, एक ऐसी घटना जिसने वर्ल्ड वॉर वन के फाउंडेशन को ले करने का काम किया। अगर आप कभी भी वर्ल्ड वॉर वन के अल्टीमेट कॉजेज को ढूंढने की कोशिश करें तो शुरुआत आपको हमेशा जर्मन यूनिफिकेशन के साथ करनी होगी। जर्मन यूनिफिकेशन ने पूरे यूरोप के जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया और वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू एंड इवन कोल्ड वॉर यूरोप के इसी बदले हुए जियोपॉलिटिक्स का नतीजा था। शायद इसलिए ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में घटी दूसरी बड़ी घटना जर्मन यूनिफिकेशन है। बेंजामिन डिज़रायली जर्मन यूनिफिकेशन के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को इंग्लिश रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से कंपेयर करते हैं। तो जर्मन यूनिफिकेशन के प्रोसेस को समझना सभी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट के लिए मस्ट है और इस वीडियो में हम इसी अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स में हमने वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सेपरेट स्पेशल मॉड्यूल ऐड कर दिया है। आप यहाँ पूछ सकते हैं कि इस स्पेशल मॉड्यूल की ज़रूरत क्यों पड़ी या इस स्पेशल मॉड्यूल की, वर्ल्ड हिस्ट्री की इस स्पेशल मॉड्यूल की यूटिलिटी क्या है। पॉलिटिकल साइंस, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस को मास्टर करने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री की एक थरो अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। PSIR के इंटरनेशनल रिलेशंस के सेगमेंट में आप एक बेहतरीन आंसर तभी लिख सकते हैं जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स और हैपनिंग्स को लेकर अवेयर होंगे। UGC नेट JRF के रीसेंट एग्जाम्स को अगर आप देखें तो इन एग्जाम्स में आपको एक नया ट्रेंड इमर्ज करता नजर आएगा, जहां NTA के द्वारा वर्ल्ड हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या इन एग्जाम्स में लगातार बढ़ रही है। तो पॉलिटिकल साइंस के 10 यूनिट्स के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के थरो नॉलेज को अक्वायर करना हमेशा एक एस्पिरेंट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए फ्रूटफुल और बेनिफिशियल होगा। और हमारे पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को समझना आपके लिए बहुत आसान बना दिया है। आपको बस हमारे वीडियोस को देखना है और हमारे नोट्स को रिवाइज करना है। आपको लिटरली वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन यूनिफिकेशन वर्ल्ड हिस्ट्री के इस इवेंट के अंतर्गत हमने इन 25 सब टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है और आज आप इन सभी 25 सब टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन को एक्सपीरियंस भी करेंगे। इन 25 टॉपिक्स के अलावा जर्मन यूनिफिकेशन के अंतर्गत इन 25 टॉपिक्स के अलावा आपको जर्मन यूनिफिकेशन से रिलेटेड और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग that comes within German unification, within the topic of German unification has been covered here in this video. जर्मन यूनिफिकेशन की तरह ही हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के बाकी इवेंट्स और टॉपिक्स को भी हमारे इस स्पेशल मॉड्यूल में इसी तरह से, इसी इन डेप्थ तरीके से कवर किया है। वर्ल्ड हिस्ट्री की ये स्पेशल मॉड्यूल पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि UPSC पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और UGC नेट JRF पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 एंड पेपर 1 के लिए और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में कंडक्ट किए जाने वाले बाकी सभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन सभी 10 यूनिट्स को डिटेल एंड एग्जॉस्टिव वे में कवर कर रहे हैं। इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब जर्मन यूनिफिकेशन के प्रोसेस को समझने और इस टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल क्लैरिटी को अक्वायर करने की कोशिश करते हैं। 1867 से पहले जर्मनी एक सिंगल यूनिफाइड कंट्री की तरह एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसका मतलब यह है कि देयर वाज नो कंट्री कॉल्ड जर्मनी बिफोर 1867। आज आप यूरोप के पॉलिटिकल मैप को देखें। अगर आज आप यूरोप के पॉलिटिकल मैप को देखें तो वहां आपको सेंट्रल यूरोप में एक कंट्री नजर आएगी जिस कंट्री का नाम है जर्मनी। लेकिन 1867 से पहले यहां, दैट मीन्स जर्मनी की जगह पर, जर्मनी के प्लेस पर 300 से भी ज्यादा सेपरेट, सेमी इंडिपेंडेंट जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज या टेरिटरीज या मिनी स्टेट्स एग्जिस्ट किया करती थी। ये सभी टेरिटरीज एक दूसरे से अलग थी, सभी टेरिटरीज इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस पॉलिटिकल यूनिट्स थी और इनमें अगर कुछ कॉमन था तो वो था इनका कॉमन जर्मन लैंग्वेज एंड कॉमन जर्मन कल्चर। ईयर 800 से लेकर 1806 तक ये सभी 300 प्लस जर्मन स्पीकिंग टेरिटरीज एंड प्रिंसिपैलिटीज होली रोमन एम्पायर का पार्ट थी, होली रोमन एम्पायर का हिस्सा थी, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। ईयर 800 में एम्परर शालमेन के द्वारा सेंट्रल यूरोप में होली रोमन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया गया। होली रोमन एम्पायर को फर्स्ट जर्मन रीक या फर्स्ट रीक भी कहते हैं। रीक ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है एम्पायर। तो ये जितनी भी 300 प्लस जर्मन प्रिंसिपैलिटीज और टेरिटरीज थी ये सभी होली रोमन एम्पायर का हिस्सा थी टिल 1806।
सवाल है कि इन 300 प्लस जर्मन प्रिंसिपैलिटीज को इंटीग्रेट कैसे किया गया, या किसने इन्हें इंटीग्रेट करके इन्हें जोड़कर एक यूनिफाइड जर्मन स्टेट की स्थापना की। यहां पर हम कह सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन या जर्मन यूनिफिकेशन के प्रोसेस की शुरुआत 1701 में होती है, जब होली रोमन एम्पायर के ईस्टर्न प्रोविंस में मौजूद एक स्मॉल प्रिंसिपैलिटी, जिस प्रिंसिपैलिटी का नाम ब्रेंडनबर्ग था, जब ब्रेंडनबर्ग के द्वारा इस प्रिंसिपैलिटी के नेबरिंग टेरिटरीज को, इस प्रिंसिपैलिटी के अराउंड मौजूद इसके नेबरिंग टेरिटरीज को यूनाइट करके 1701 में जब किंगडम ऑफ प्रशा को एस्टैब्लिश किया गया, तब से हम कह सकते हैं कि जर्मन यूनिफिकेशन के प्रोसेस की शुरुआत हुई। तो 1701 में ब्रेंडनबर्ग से प्रशा का बनना, ये जर्मन यूनिफिकेशन का पहला स्टेप था या पहली कोशिश थी। लेकिन प्रशा के बनने के बाद भी इन जर्मन प्रिंसिपैलिटीज की संख्या 300 के अराउंड ही थी। होली रोमन एम्पायर के कमज़ोर और फ्रैगमेंटेड और डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से ये जो प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, ये पॉलिटिकल यूनिट्स मोर और लेस इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सॉवरेन यूनिट्स की तरह एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती थी। ये जो सिस्टम है, ये अरेंजमेंट 1806 तक चला। 1806 में फ्रांस के रूलर, फ्रांस के एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा होली रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक किया जाता है, और 1806 में ही होली रोमन एम्पायर के ऊपर जीत हासिल करने के बाद, होली रोमन एम्पायर को हराने के बाद, नेपोलियन ने होली रोमन एम्पायर को 1806 में ही डिसॉल्व कर दिया। तो होली रोमन एम्पायर इट एग्जिस्टेड फ्रॉम 800 टू 1806। होली रोमन एम्पायर के डिसॉल्व होने के बाद, 1806 में होली रोमन एम्पायर के डिसॉल्व होने के बाद अब सवाल था कि होली रोमन एम्पायर के अंतर्गत मौजूद ये जो 300 प्लस जर्मन प्रिंसिपैलिटीज थी, इनका अब क्या होगा, इनकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा, या फिर ये 300 प्लस प्रिंसिपैलिटीज अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगी। आपको समझना है कि इन सभी जर्मन प्रिंसिपैलिटीज में, इन सभी 300 प्लस जर्मन प्रिंसिपैलिटीज में से दो जर्मन प्रिंसिपैलिटी, दो जर्मन स्टेट्स बहुत पावरफुल थी। पहली प्रशा और दूसरी ऑस्ट्रिया। नेपोलियन भी इन दो जर्मन प्रिंसिपैलिटीज, इन दो जर्मन स्टेट्स ऑस्ट्रिया और प्रशा को हरा नहीं पाए थे। इन्हें छोड़कर बाकी जितनी भी जर्मन टेरिटरीज थी, जर्मन प्रिंसिपैलिटीज थी, उन सभी को नेपोलियन ने हरा दिया था, डिफीट कर दिया था और अपने कंट्रोल में ले लिया था। नेपोलियन प्रशा, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच एक बफर जोन चाहते थे, ताकि भविष्य में कभी भी प्रशा या ऑस्ट्रिया के द्वारा फ्रांस के ऊपर अटैक ना किया जा सके। इस बफर जोन को क्रिएट करने के लिए नेपोलियन ने जितनी भी डिफीटेड जर्मन प्रिंसिपैलिटीज थी, प्रशा और ऑस्ट्रिया को छोड़कर जितनी भी डिफीटेड जर्मन प्रिंसिपैलिटीज थी, इन सभी को एक साथ मर्ज करके एक कॉन्फेडरेशन बनाया। नेपोलियन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इन जर्मन प्रिंसिपैलिटीज को, 300 प्लस जर्मन प्रिंसिपैलिटीज को मर्ज किया गया। और इस फोर्स्ड मर्जर के बाद, नेपोलियन के द्वारा किए गए इस फोर्स्ड मर्जर के बाद, जर्मन प्रिंसिपैलिटीज की संख्या 300 से घटकर लगभग 39 के आसपास हो गई। तो ये जो 30 प्लस जर्मन स्टेट्स बने, 300 प्लस जर्मन प्रिंसिपैलिटीज को मर्ज करके नेपोलियन ने अल्टीमेटली इन 30 प्लस जर्मन स्टेट्स को जो बनाया, इन सभी जर्मन स्टेट्स को मिलाकर एक कॉन्फेडरेशन को तैयार किया जाता है। नेपोलियन के द्वारा एक कॉन्फेडरेशन को तैयार किया जाता है और इस कॉन्फेडरेशन का नाम नेपोलियन रखते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन। यहां आपको समझना है, गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन के तहत ऑस्ट्रिया और प्रशा इंक्लूडेड नहीं थी। ऑस्ट्रिया एंड प्रशा, दे वेयर नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन क्रिएटेड बाय नेपोलियन। यहां आपको यह भी समझना होगा कि इन एडवर्टेंट तरीके से, मतलब जाने अनजाने में, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन को बनाकर नेपोलियन ने जर्मन यूनिफिकेशन और जर्मन नेशनलिज्म के प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया था। अगर नेपोलियन नहीं होते तो 300 प्लस, ये जो 300 प्लस जर्मन प्रिंसिपैलिटीज है, इन 300 प्लस जर्मन प्रिंसिपैलिटीज को 30 प्लस जर्मन स्टेट्स के अराउंड रिड्यूस करना ये पॉसिबल नहीं होता। सो नोइंगली और अननोइंगली नेपोलियन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन जर्मन यूनिफिकेशन। दूसरी बात आपको यहां पर समझनी है कि नेपोलियन के इन्वेजन की वजह से और नेपोलियन के इन जर्मन स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल की वजह से इन सभी जर्मन स्टेट्स के भीतर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लगी। दिस नेशनलिज्म, दिस जर्मन नेशनलिज्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द फोर्स्ड इम्पोजिशन ऑफ फ्रेंच पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम एंड फ्रेंच कल्चर ओवर दीज जर्मन पीपल एंड जर्मन स्टेट्स। कई जर्मन थिंकर्स, फिलोसोफर्स और पोएट्स सामने आते हैं और इनके द्वारा जर्मन कल्चर को प्रिजर्व करने की बात की जाती है, जर्मनी को रिवाइव करने की बात की जाती है, जर्मन कल्चर को रिवाइव करने की बात की जाती है। इसी दौरान एक ऐसे ही जर्मन थिंकर हुए योहान हर्डर।
योहान हर्डर जिन्होंने वोल्क गायस्ट के आइडिया को प्रमोट किया। वोल्क ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है पीपल और नेशन। गायस्ट का मतलब होता है स्पिरिट और सोल, तो वोल्क गायस्ट का मतलब हुआ सोल ऑफ द नेशन और स्पिरिट ऑफ द नेशन। योहान हर्डर ने कहा कि हर कंट्री की एक यूनिक पहचान होती है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, और एक कंट्री के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो कंट्री अपने इस यूनिक आइडेंटिटी, अपने इस यूनिक पहचान को प्रिजर्व करके रखे। दैट मीन्स हर कंट्री के लिए ज़रूरी है कि वो कंट्री अपने वोल्क गायस्ट को, अपने सोल ऑफ द नेशन को प्रिजर्व करके रखे। तो जर्मन यूनिफिकेशन से रिलेटेड नेपोलियन के इन दो कॉन्ट्रीब्यूशंस को आपको याद रखना है। फर्स्ट, he initiated the process of German unification by bringing down the number of German states from around 300 to around 30. And second, he knowingly or unknowingly also gave birth to the feeling of German nationalism. Now, नेपोलियन के द्वारा established ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन है, ये 1806 से 1813 तक चलता है। 1813 में प्रशा, ऑस्ट्रिया, रशिया और स्वीडन, इन किंगडम्स और एम्पायर्स के कंबाइंड फोर्सेस और नेपोलियन के मिलिट्री के बीच एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को हम बैटल ऑफ लिप्जिग कहते हैं। बैटल ऑफ लिप्जिग में नेपोलियन की हार हुई, और नेपोलियन के हार के साथ नेपोलियन के द्वारा एस्टैब्लिश्ड ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन है, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन भी टूट गई। दैट मीन्स जो 30+ जर्मन स्टेट्स थे, जिन जर्मन स्टेट्स को नेपोलियन ने प्रीवियसली एग्जिस्टिंग 300+ जर्मन प्रिंसिपैलिटीज को मर्ज करके बनाया था, अब इन 30+ जर्मन स्टेट्स के ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं थी। दे वर टेक्निकली इंडिपेंडेंट। तो अब सवाल यहां पर यह था कि इन 30+ जर्मन स्टेट्स का क्या होगा? क्या हम इन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे? क्या इन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाएगा? क्या इन्हें इंटीग्रेट करके एक यूनिफाइड जर्मन स्टेट को स्टैब्लिश किया जाएगा, या फिर से एक लूज फेडरेशन, एक लूज कॉन्फेडरेशन की स्थापना की जाएगी इन जर्मन स्टेट्स को मिलाकर? ये जो क्वेश्चंस हैं कि इन 30+ जर्मन स्टेट्स का क्या होगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन के टूट जाने के बाद इन 30+ जर्मन स्टेट्स का क्या होगा, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने के लिए एक कॉन्फ्रेंस को 1815 में एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिस कॉन्फ्रेंस को हम कहते हैं कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना के दौरान यह डिसाइड किया गया कि 39 जर्मन स्टेट्स को मिलाकर एक लूज जर्मन कॉन्फेडरेशन को बनाया जाएगा, और ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन होगा 39 जर्मन स्टेट्स को मिलाकर, ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन, ये जो लूज जर्मन कॉन्फेडरेशन बनेगा, इस कॉन्फेडरेशन में प्रशा और ऑस्ट्रिया दोनों ही इंक्लूडेड होंगी। इसके बाद कॉन्फेडरेशन में मौजूद सभी जर्मन स्टेट्स के पास उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी होगी, लेकिन इन स्टेट्स के म्यूचुअल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिस सेंट्रल अथॉरिटी का नाम होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ एम्बेसडर्स। कॉन्फ्रेंस ऑफ एम्बेसडर्स में 39 स्टेट्स से, हर एक स्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस ऑफ एम्बेसडर्स की चेयरमैनशिप, लीडरशिप हमेशा ऑस्ट्रिया के पास होगी। ये जो अरेंजमेंट है, 1815 में जिस अरेंजमेंट को तैयार किया गया, इस अरेंजमेंट को जानबूझकर इंटेंशनली ऐसा बनाया गया कि इस अरेंजमेंट में ऑस्ट्रिया हमेशा एक प्री डोमिनेंट पोजीशन को एंजॉय करेगी, और बाकी जो जर्मन स्टेट्स होंगे, खासकर प्रशा, ये कभी भी मिलकर एक यूनिफाइड जर्मनी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकेंगे। आपको यहां पर समझना है कि ऑस्ट्रिया हमेशा से यूनाइटेड जर्मनी के अगेंस्ट थी। ऑस्ट्रिया नहीं चाहती थी कि सभी जर्मन स्टेट्स मिलकर एक यूनिफाइड, एक यूनाइटेड जर्मनी को कॉन्स्टिट्यूट करें, क्योंकि ऑस्ट्रिया को डर था कि कभी भी अगर एक यूनिफाइड जर्मनी बनती है, एग्जिस्टेंस में आती है, तो इससे सबसे बड़ा खतरा ऑस्ट्रिया को होगा और ऑस्ट्रिया की मोनार्की को होगा। कांग्रेस ऑफ वियना में ऑस्ट्रिया के ये जो कंसर्न्स हैं, इन कंसर्न्स और इंटरेस्ट को अपहोल्ड और प्रमोट कर रहे थे ऑस्ट्रिया के फॉरेन मिनिस्टर, जिनका नाम था प्रिंस क्लेमेंस वॉन मेटरनिच। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ऑफ वियना में ये लीडिंग रोल प्ले करते हैं प्रिंस क्लेमेंस वॉन मेटरनिच, जो कि ऑस्ट्रिया के फॉरेन मिनिस्टर थे। ये जो पूरी कॉन्फेडरेशन थी 39 जर्मन स्टेट्स की, ये जो पूरी कॉन्फेडरेशन थी, इस कॉन्फेडरेशन को मेटरनिच के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था, और इसलिए इस कॉन्फेडरेशन को, इस जर्मन कॉन्फेडरेशन को और इस पूरे अरेंजमेंट को मेटरनिच सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके डिज़ाइनर, इसके आर्किटेक्ट मेटरनिच थे, इसलिए इसे मेटरनिच सिस्टम भी कहा जाता है। मेटरनिच के लिए आपको याद रखना है कि मेटरनिच एक प्रो मोनार्की, एक कंजर्वेटिव ऑस्ट्रियन लीडर थे। मेटरनिच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये था कि नेपोलियन के बाद
नेपोलियन के बाद यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के जैसा कोई और रेवोल्यूशन ना हो। मेटरनिच हर हाल में यूरोप की मोनार्कीज को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे और इसके लिए मेटरनिच ने कहा कि यूरोप के हर स्टेट को, हर किंगडम को, हर एम्पायर को, हर कॉन्फेडरेशन को ये इंश्योर करना होगा कि उनके टेरिटरी के भीतर, उनके किंगडम के भीतर, उनके एम्पायर के भीतर लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जैसी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज का ग्रोथ और स्प्रेड ना हो। हर एक किंगडम, हर एक एम्पायर को इन आइडियोलॉजीज को, इनके ग्रोथ को, इनके प्रपोनेंट्स को, इनके एडवोकेट्स को सप्रेस करना है, रिप्रेस करना है। तभी जाकर हम इंश्योर कर सकते हैं कि यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कोई दूसरा रेवोल्यूशन, कोई दूसरा वाइड स्प्रेड रेवोल्यूशन नहीं हो। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए मेटरनिच ने इन 39 जर्मन स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन को बनाया और यहाँ इस कॉन्फेडरेशन में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के आइडिया के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए इस कॉन्फेडरेशन में, इन 39 जर्मन स्टेट्स के कॉन्फेडरेशन में ऑस्ट्रिया को प्री डोमिनेंट पोजिशन पर रखा। लेकिन इस कॉन्फेडरेशन में ऑस्ट्रिया का ये प्री डोमिनेंट पोजिशन ग्रेजुअली ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच एक राइवलरी में कन्वर्ट हो जाता है। जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंतर्गत मौजूद ये दो स्टेट्स, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया, ये दो स्टेट्स तो बड़े और पावरफुल स्टेट्स थे और इनके बीच राइवलरी का होना, कंपटीशन का होना, कॉन्फ्लिक्ट का होना ये पहले से तय था। राइवलरी के पीछे कई रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे इन जर्मन स्टेट्स के रिलीजियस एफिलिएशन। जहां ऑस्ट्रिया एक प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक स्टेट थी, वहीं प्रशा एक प्रोटेस्टेंट स्टेट थी। ईयर 1818 में प्रशा ने अपने इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट करने के लिए प्रशन स्टेट के भीतर मौजूद 67 टाइप्स ऑफ इंटरनल टैरिफ्स एंड कस्टम्स को एलिमिनेट कर दिया। लगभग 67 ऐसे इंटरनल टैरिफ्स और कस्टम्स थे, प्रशन स्टेट के भीतर मौजूद थे। इन सभी कस्टम्स एंड टैरिफ्स को प्रशा ने एलिमिनेट कर दिया। क्यों? ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट करने के लिए। तो प्रशा ने 1818 में एक प्रशन कस्टम यूनियन को फॉर्म किया। इस कस्टम यूनियन के बनने की वजह से, इस प्रशन कस्टम यूनियन के बनने की वजह से और टैरिफ कस्टम ड्यूटीज़ के एलिमिनेट हो जाने की वजह से प्रशा की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। इससे प्रशा की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हुआ और धीरे धीरे प्रशा ने अपने इस कस्टम यूनियन को अपने नेबरिंग स्टेट्स में भी एक्सपैंड करना शुरू किया। तो 1818 में पहले प्रशा खुद अपने लिए एक कस्टम यूनियन बनाती है, प्रशा के भीतर जो इंटरनल टैरिफ्स और कस्टम्स है उन्हें एलिमिनेट करती है और उसके बाद प्रशा अपने इस प्रशन कस्टम यूनियन को अपने नेबरिंग स्टेट्स में एक्सपैंड करने की कोशिश करती है। और इसी एक्सपेंशन का नतीजा था कि 1834 में प्रशा ने एक कस्टम यूनियन को लॉन्च किया, जिस कस्टम यूनियन में टोटल 18 जर्मन स्टेट्स थे। ये जो कस्टम यूनियन है, प्रशा के साथ एडिशनल 17 जर्मन स्टेट्स को मिलाकर बना ये जो कस्टम यूनियन है, इस कस्टम यूनियन को नाम दिया गया ज़ोल्वरीन। वेरी इंपॉर्टेंट, ज़ोल्वरीन। 1834 प्रशा अलॉन्ग विद अदर 17 जर्मन स्टेट्स, दिस ज़ोल्वरीन, दिस कस्टम यूनियन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। धीरे धीरे ये कस्टम यूनियन ज़ोल्वरीन, ये कस्टम यूनियन और अधिक एक्सपैंड करती है और जर्मन कॉन्फेडरेशन में मौजूद जितने भी जर्मन स्टेट्स थे, बोथ सदर्न जर्मन स्टेट्स एंड नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स, सभी जर्मन स्टेट्स इस कस्टम यूनियन, ज़ोल्वरीन इस कस्टम यूनियन का पार्ट बनते हैं। सिर्फ यहाँ पर ऑस्ट्रिया ही एकमात्र ऐसी जर्मन स्टेट थी जो ज़ोल्वरीन का हिस्सा कभी नहीं बनी। ऑस्ट्रिया नेवर बिकेम पार्ट ऑफ दिस प्रशा लेड कस्टम यूनियन कॉल्ड ज़ोल्वरीन। अब क्योंकि ज़ोल्वरीन प्रशा के द्वारा लीड की जा रही थी, इसलिए ज़ोल्वरीन के थ्रू प्रशा ने पूरे जर्मन कॉन्फेडरेशन में अपने इकोनॉमिक लीडरशिप को स्टैब्लिश किया। सभी को पता था, ऑलमोस्ट सभी जर्मन स्टेट्स को ये पता था कि प्रशा अपने इस इकोनॉमिक लीडरशिप को आधार बनाकर अल्टीमेटली पूरे जर्मन कॉन्फेडरेशन के पॉलिटिकल लीडरशिप को भी क्लेम करेगी और इवेंचुअली हम देखेंगे कि ऐसा ही होगा। प्रशा विल बिकम द न्यूक्लियस, प्रशा विल बिकम द कोर अराउंड विच द एंटायर जर्मन यूनिफिकेशन विल टेक प्लेस। बाय 1860s ज़ोल्वरीन पूरे यूरोप की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है। आफ्टर ब्रिटेन, आफ्टर फ्रांस एंड बेल्जियम, ज़ोल्वरीन इट बिकम्स द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप। और हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ज़ोल्वरीन के सक्सेस ने जर्मन यूनिफिकेशन को प्रोपेल किया और प्रशा को जर्मन कॉन्फेडरेशन में एक सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। वहीं ऑस्ट्रिया की तरफ अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया प्रशा से इकोनॉमिकली बहुत पीछे थी। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के टर्म्स में ऑस्ट्रिया प्रशा से बहुत पीछे थी। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जर्मन यूनिफिकेशन के लिए या जर्मन यूनिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ
ज़ोल्वरीन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, और भी कई फैक्टर्स थे, कई इवेंट्स और कई पर्सनालिटीज़ थी जिनके अल्टीमेट कन्फ्लुएंस की वजह से जर्मन यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाया। इससे पहले कि हम जर्मन यूनिफिकेशन के फाइनल सक्सेसफुल अटेम्प्ट को एक्सप्लेन करें, हमारे लिए जर्मन यूनिफिकेशन को अचीव करने के लिए किए गए 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स को समझना भी ज़रूरी है। देखिए, पहला अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, जर्मन यूनिफिकेशन को अचीव करने का पहला अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट 1848 में हुआ। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के रूप में हुआ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मन यूनिफिकेशन के लॉन्ग प्रोसेस के अंतर्गत घटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड घटना है। इसे समझिए। 1848 को यूरोप में ईयर ऑफ रेवोल्यूशंस कहा जाता है। कुछ देर पहले मैंने मेटरनिच सिस्टम की बात की थी। मेटरनिच सिस्टम को यूरोप में और जर्मन कॉन्फेडरेशन में बनाया ही इसलिए गया था ताकि यूरोप की मोनार्कीज को लिबरल और नेशनलिस्ट रेवोल्यूशंस से बचाया जा सके, बचाकर रखा जा सके। मेटरनिच सिस्टम का अल्टीमेट गोल यूरोपियन मोनार्कीज को प्रिजर्व करना था, और मोनार्कीज को प्रिजर्व करने के लिए लगातार यूरोप में जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज इमर्ज कर रही हैं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, उन्हें लगातार सप्रेस करते रहना था। दिस वॉज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेटरनिच सिस्टम। 1815 से लेकर 1815 में इस मेटरनिच सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया, और 1847 तक ये मेटरनिच सिस्टम स्मूथली वर्क भी करती है। लेकिन 1848 के बिगिनिंग में थ्रू आउट यूरोप मोनार्कीज के अगेंस्ट रेवोल्यूशंस, प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। इन रेवोल्यूशंस की शुरुआत फ्रांस से ही होती है। फरवरी 24, 1848 फ्रांस के मोनार्क किंग लुई फिलिप को सत्ता से हटा दिया जाता है। फ्रांस से मोनार्की को एबॉलिश कर दिया जाता है, और मोनार्की को एबॉलिश करके फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया जाता है। ये घोषित कर दिया जाता है दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फ्रांस इज गोइंग टू बी अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर देयर इज नो मोनार्की। जैसे ही फ्रांस में हुए इस रेवोल्यूशन की खबर यूरोप के दूसरे कंट्रीज तक पहुंचती है, इन कंट्रीज में भी सिमिलर रेवोल्यूशंस होने लगते हैं। जर्मन कॉन्फेडरेशन और जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंतर्गत मौजूद जर्मन स्टेट्स भी इन रेवोल्यूशन से इम्यून नहीं थी। जर्मन कॉन्फेडरेशन के 6 स्टेट्स में ये रेवोल्यूशंस, 1848 के ये रेवोल्यूशन सबसे पहले पहुंचते हैं। ये जो 6 स्टेट्स थे, ये जो 6 जर्मन स्टेट्स थे, यहाँ से 51 रिप्रेजेंटेटिव्स, 51 लिबरल नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ये एक साथ आते हैं, मिलते हैं। कहाँ? हाइडलबर्ग शहर में। हाइडलबर्ग शहर में इन 6 जर्मन स्टेट्स के 51 रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबल होते हैं, और इनके द्वारा इन 51 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दीज 6 जर्मन स्टेट्स विद इन जर्मन फेडरेशन हाइडलबर्ग शहर में ये मिलते हैं, असेंबल होते हैं, और इनके द्वारा यहाँ पर हाइडलबर्ग शहर में एक डिक्लेरेशन को इशू किया जाता है, जिस डिक्लेरेशन को हम हाइडलबर्ग डिक्लेरेशन कहते हैं, और जिस डिक्लेरेशन में ये कहा गया कि जर्मन कॉन्फेडरेशन को एबॉलिश करना चाहिए, जर्मन कॉन्फेडरेशन को एबॉलिश कर दिया जाना चाहिए, और जर्मन कॉन्फेडरेशन के जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म और चेंज करने की ज़रूरत है। ये इस डिक्लेरेशन में लिखा होता है, इस हाइडलबर्ग डिक्लेरेशन में ये लिखा होता है। हाइडलबर्ग डिक्लेरेशन के बाद लगभग सभी जर्मन स्टेट्स से 574 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने के लिए कि कैसे रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना है, आगे क्या करना है, इन सभी चीज़ों पर डिसीजन लेने के लिए लगभग सभी जर्मन स्टेट्स से 574 लिबरल डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च 31 को फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा होते हैं। मार्च 31, 1848 ये 574 representatives from almost all the German states within the German Confederation, they come and they assemble at St. Paul's Church in Frankfurt. इनकी ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये गैदरिंग 5 दिनों तक चलती है, और इस गैदरिंग को वॉर पार्लियामेंट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड वॉर पार्लियामेंट। ये 5 दिनों तक इन्होंने ये जो गैदरिंग की, इनकी जो असेंबली, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई फ्रैंकफर्ट शहर में इन 574 रिप्रेजेंटेटिव्स की, इस गैदरिंग को वॉर पार्लियामेंट कहा जाता है। वॉर पार्लियामेंट का मतलब है प्री पार्लियामेंट। यहां आपको समझना है कि वॉर पार्लियामेंट, दिस वाज नॉट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट नहीं था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बनने से पहले की ये घटना थी। वॉर पार्लियामेंट, दिस इज कॉल्ड प्री पार्लियामेंट। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बनने से पहले की ये घटना थी, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट नहीं था। तो वॉर पार्लियामेंट में 5 दिनों तक चले डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन के बाद इन 574 रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ये डिसाइड किया गया
कि जर्मन कॉन्फेडरेशन को खत्म करना है, जर्मन कॉन्फेडरेशन को डिसॉल्व करना है और इसके जगह पे जर्मन कॉन्फेडरेशन को हटाकर इसके जगह पर हमें एक यूनाइटेड, एक डेमोक्रेटिक जर्मनी को स्थापित करना है, एक यूनाइटेड, एक डेमोक्रेटिक जर्मनी की स्थापना करनी है। और इस यूनाइटेड जर्मनी के संविधान को बनाने के लिए हमें एक पार्लियामेंट को इलेक्ट करना होगा। यह डिसीजन लिया जाता है इस वॉर पार्लियामेंट में कि हमें एक पार्लियामेंट को इलेक्ट करना होगा, जिस पार्लियामेंट का काम होगा इस नए जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाना। तो यहां पर दैट मीन्स इस वॉर पार्लियामेंट में क्या डिसीजन लिया गया? यह डिसीजन लिया गया कि एक पार्लियामेंट इलेक्ट करना है और उस पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए, उस पार्लियामेंट के मेंबर्स को चुनने के लिए थ्रू आउट द 39 जर्मन स्टेट्स, जितने भी 39 जर्मन स्टेट्स हैं, इन सभी जर्मन स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। यह डिसीजन इन 5 दिनों के डिबेट डेलिब्रेशन में लिया गया। तो इलेक्शन करना यह तय था। ओके, एक नेशनल पार्लियामेंट को इलेक्ट करना है, यूनाइटेड जर्मनी के लिए एक नेशनल पार्लियामेंट को इलेक्ट करना है और इसके लिए इलेक्शंस होंगे। 1848 में ही अप्रैल के महीने में ही सभी 39 जर्मन स्टेट्स में स्मूथली, फ्री एंड फेयर तरीके से डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इन इलेक्शंस के बाद 39 स्टेट्स में जो इलेक्शंस हुए अप्रैल के महीने, अप्रैल 1848 में ये जो इलेक्शंस हुए, इन इलेक्शंस के कंक्लूड होने के बाद 596 रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। जिस नेशनल पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात हुई थी वॉर पार्लियामेंट के दौरान, उस नेशनल पार्लियामेंट के लिए 596 रिप्रेजेंटेटिव्स इन इलेक्शंस में चुने जाते हैं। और ये जो 596 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फिर ये 596 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मई के महीने में फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठा होते हैं, फ्रैंकफर्ट शहर में मिलते हैं और जहाँ पर इनकी मीटिंग होती है, असेंबली होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, इन 596 न्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जहाँ पर मीटिंग होती है, उसी जगह को, उसी प्लेस को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा गया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की एक खास बात, एक बहुत ही यूनिक बात ये थी कि इस पार्लियामेंट में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे सभी बहुत पढ़े लिखे थे, सभी प्रोफेशनल्स थे। 80%, 596 रिप्रेजेंटेटिव्स में से 80% रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कॉलेज की डिग्री थी और इन रिप्रेजेंटेटिव्स में भी जो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वे सभी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स थे। और इसलिए इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को, आपको याद रखना है कि इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को प्रोफेसर्स पार्लियामेंट भी कहा जाता है, मोस्ट एजुकेटेड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। मई 1858 से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने अपने काम की शुरुआत कर दी। और काम क्या था? व्हाट वाज द वर्क ऑफ दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का काम था यूनाइटेड जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, एक संविधान बनाना। लेकिन अपने इस काम के दौरान फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के कई वीकनेसेस भी थे। सबसे मेजर प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को आंसर करना था कि जिस यूनाइटेड जर्मनी के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा संविधान को बनाया जाएगा, इस यूनाइटेड जर्मनी की टेरिटोरियल एक्सपेंस क्या होगी, कहाँ तक ये जर्मनी फैली होगी, इसकी टेरिटरी कहाँ तक फैली होगी। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेकर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स 2 मतों में विभाजित थे, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। एक ग्रुप के अकॉर्डिंग यूनाइटेड जर्मनी का मतलब होगा ऑल द 38 एंड 37 जर्मन स्टेट्स इंक्लूडिंग होल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड होल ऑफ प्रशा। सभी जर्मन स्टेट्स, साथ ही साथ कंप्लीट ऑस्ट्रिया एंड कंप्लीट प्रशा, इनको मिलाकर जो जर्मनी बनेगी वही असली जर्मनी होगी। इस अप्रोच को ग्रॉस ड्यूइचलैंड कहते हैं या ग्रेटर जर्मनी कहते हैं, जहां पर ऑस्ट्रिया भी इंक्लूडेड है, अलॉन्ग विद प्रशा ऑस्ट्रिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस ड्यूइचलैंड और ग्रेटर जर्मनी। इस अप्रोच के विपरीत एक और अप्रोच था, जिस अप्रोच के अकॉर्डिंग यूनाइटेड जर्मनी का मतलब होगा जो जर्मन स्टेट्स हैं, जो 36-37 जर्मन स्टेट्स हैं वे, एंड प्रशा। सिर्फ प्रशा यहाँ पर इंक्लूडेड होगी, प्रशा और बाकी जर्मन स्टेट्स। ऑस्ट्रिया को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऑस्ट्रिया को अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो जो जर्मनी बनती है उसे क्लेन ड्यूइचलैंड कहा जाता है और लिटिल जर्मनी कहा जाता है। तो कुछ लिटिल जर्मनी के प्रोपोनेंट्स थे तो कुछ ग्रेटर जर्मनी के प्रोपोनेंट्स थे इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। यूनाइटेड जर्मनी के टेरिटोरियल एक्सपेंस से जुड़े इस डिबेट के अलावा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के कुछ और मेजर वीकनेसेस भी थे। जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं थी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मन पीपल के ऊपर किसी तरह की कोई टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकती थी, कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती थी। आपको यहाँ पर समझना है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को लिबरल डेमोक्रेटिक जर्मन्स के द्वारा 1848 के रेवोल्यूशन ईयर में एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इस्टेब्लिश किया गया था। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ये कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं थी, लोगों ने खुद मिलकर इसे बनाया था।
एक रेवोल्यूशन के रूप में लोगों ने खुद मिलकर इसे बनाया था। इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को कोई लीगल सैंक्शन कहीं से, किसी एम्परर से कोई लीगल सैंक्शन नहीं मिला हुआ था। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज वीक। सिमिलरली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के पास कोई मिलिट्री पावर भी नहीं थी। इट हैड नो मिलिट्री पावर, इट हैड वेरी लिमिटेड सपोर्ट बेस अमंग द लार्जर मासेस एंड ऑस्ट्रिया वॉज टोटली अगेंस्ट इट। ऑस्ट्रिया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के टोटली अगेंस्ट थी। लेकिन इन प्रॉब्लम्स और वीकनेसेस के बावजूद भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने यूनाइटेड जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अपने काम को शुरू किया। बाय दिसंबर 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने जर्मन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए 50 आर्टिकल्स तैयार कर लिए। 50 आर्टिकल्स दिसंबर 1848 तक, 15 आर्टिकल्स फॉर फंडामेंटल राइट्स दिसंबर 1848 तक इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा तैयार कर लिए गए, इन्हें अप्रूव भी कर दिया गया। इसके बाद बाय मार्च 1849 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने यूनाइटेड जर्मनी के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, पूरी तरह से ड्राफ्ट कर दिया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने यूनाइटेड जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के पॉलिटिकल सिस्टम के मॉडल को अपनाने की बात की। कॉन्स्टिट्यूशन के बन जाने के बाद, संविधान के बन जाने के बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा प्रशा के किंग फ्रेडरिक विल्हेल्म IV को यूनाइटेड जर्मनी का क्राउन ऑफर किया गया। मतलब जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अपने काम को कंप्लीट कर लेने के बाद, संविधान को बना लेने के बाद प्रशा के किंग को इनवाइट करती है कि प्रशा के किंग यूनाइटेड जर्मनी के एम्परर बने, मोनार्क बने। ओके, तो इन्विटेशन यहाँ पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा प्रशा के किंग फ्रेडरिक विल्हेल्म IV को दिया जाता है। एम्परर बनने का इन्विटेशन, यूनाइटेड जर्मनी, पूरे जर्मनी के एम्परर बनने का इन्विटेशन किंग फ्रेडरिक विल्हेल्म IV, प्रशा के किंग फ्रेडरिक विल्हेल्म IV को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया। लेकिन प्रशा के किंग फ्रेडरिक विल्हेल्म IV इन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के इस ऑफर को, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के इस इन्विटेशन को बहुत ही रूडली रिजेक्ट कर दिया। प्रशा के किंग ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फ्रेडरिक विल्हेल्म IV कहते हैं, इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए फेमसली वे कहते हैं कि ही विल नॉट एक्सेप्ट अ क्राउन फ्रॉम गटर। प्रशा के किंग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को एलिजिबल या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं मानते थे, जिस अथॉरिटी के द्वारा उन्हें क्राउन ऑफर किया जाए, पूरे जर्मनी का क्राउन ऑफर किया जाए। प्रशा के किंग इस बॉडी, इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। कहते हैं कि वे इस पार्लियामेंट के द्वारा ऑफर किए गए क्राउन को टच भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो पार्लियामेंट है, ये मीनिंगलेस है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है। फ्रेडरिक विल्हेल्म ने कहा कि जब तक उनके फेलो प्रिंस, मतलब जितने भी जर्मन स्टेट्स हैं, ओके, उन जर्मन स्टेट्स के जो रूलर्स हैं, जो किंग्स हैं, जो मोनार्क्स हैं, जब तक ये मिलकर, ये सभी प्रिंस, ये सभी किंग्स, ये सभी मोनार्क्स खुद मिलकर प्रशा के किंग को पूरे यूनाइटेड जर्मनी का क्राउन ऑफर नहीं करते, उनके लिए इस तरह का कोई भी जो प्रपोजल है वो मीनिंगलेस होगा। ओके, वो सिर्फ उसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे जो उनके लेवल पर मौजूद उनके पियर्स के द्वारा, उनके फेलो मोनार्क्स, उनके फेलो एम्परर्स और प्रिंस और किंग्स के द्वारा जो प्रपोजल ऑफर किया जाएगा, सिर्फ उसी प्रपोजल को प्रशा के किंग जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह फ्रेडरिक विल्हेल्म IV के द्वारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के ऑफर को रिजेक्ट कर दिए जाने के बाद जर्मन यूनिफिकेशन के लिए किया गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ये डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, कंप्लीटली फेल हो जाता है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के थ्रू जर्मनी को यूनाइट करने की ये कोशिश आम लोगों के द्वारा की गई थी, कॉमन पीपल के द्वारा की गई थी। कॉमन पीपल जो लिबरल डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने सभी जर्मन स्टेट्स को यूनाइट करके जर्मनी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। तो हम कह सकते हैं कि दिस वाज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन और टू ब्रिंग जर्मन यूनिफिकेशन फ्रॉम बिलो, अ रेवोल्यूशन फ्रॉम बिलो। लेकिन इस इनिशिएटिव, इस एक्सपेरिमेंट के फेल हो जाने के जस्ट बाद 1849 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का एक्सपेरिमेंट फेल होता है। इस इनिशिएटिव के फेल हो जाने के जस्ट बाद सरप्राइजिंगली प्रशा के किंग फ्रेडरिक विल्हेल्म IV खुद जर्मन कॉन्फेडरेशन के स्टेट्स को यूनाइट करके एक यूनाइटेड जर्मनी बनाने की कोशिश करते हैं। पहली कोशिश लोगों के द्वारा की गई, कॉमन पीपल के द्वारा की गई, कॉमन लिबरल डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट इंडिविजुअल्स के द्वारा की गई। दूसरी कोशिश यहाँ पर किसके द्वारा की जाएगी? प्रशा के किंग फ्रेडरिक विल्हेल्म IV के द्वारा की जाएगी। 1849 में ही फ्रेडरिक विल्हेल्म IV के द्वारा
जर्मन स्टेट्स के सामने एक प्रपोजल को रखा जाता है। फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर सभी जर्मन स्टेट्स के सामने एक प्रपोजल रखते हैं और प्रपोजल में वे कहते हैं कि ऑस्ट्रिया को छोड़कर बाकी जितनी भी जर्मन स्टेट्स हैं वे सभी एक साथ आ जाएं और मिलकर एक स्ट्रॉन्ग जर्मनी को एस्टैब्लिश करें। ओके, एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड जर्मनी को एस्टैब्लिश करें। सैक्सनी एंड हनोवर ये दो जर्मन स्टेट्स थे जो किंग फ्रेडरिक विल्हेल्म के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। इन दो स्टेट्स के द्वारा, सैक्सनी एंड हनोवर, सबसे पहले फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है। और ये जो तीन किंग हो गए, एक तो फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर ऑफ प्रशा, दूसरे सैक्सनी के किंग और तीसरे हनोवर के किंग, इन तीनों ने सबसे पहले इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और इन तीन किंग्स के अलायंस को थ्री किंग्स अलायंस कहा गया। ओके, थ्री किंग्स अलायंस कहा गया। इसके बाद मार्च 1850 में सैक्सनी इस जर्मन स्टेट के शहर एरफर्ट में, इसके बाद मार्च 1850 में सैक्सनी के शहर एरफर्ट में एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में उन सभी जर्मन स्टेट्स को बुलाया गया जो जर्मन स्टेट्स प्रशा के प्रपोजल के समर्थन में थे। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ एरफर्ट में, इस कॉन्फ्रेंस को, इस असेंबली को एरफर्ट पार्लियामेंट भी कहते हैं। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एरफर्ट पार्लियामेंट इस कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है जिस कॉन्फ्रेंस को प्रशा के किंग के कहने पर मार्च 1850 में सैक्सनी के शहर एरफर्ट में बुलाया गया। इस कॉन्फ्रेंस को क्यों बुलाया गया? इस कॉन्फ्रेंस को इसलिए बुलाया गया ताकि प्रशा के किंग ने जो प्रपोजल रखा है, यूनाइटेड जर्मनी को बनाने का प्रपोजल रखा है, उस प्रपोजल के ऊपर डिस्कशन हो और उस प्रपोजल से बाकी जर्मन स्टेट्स भी जुड़े। इस कॉन्फ्रेंस को एरफर्ट पार्लियामेंट कहा गया। अब इस कॉन्फ्रेंस में, दैट मीन्स इस एरफर्ट पार्लियामेंट में, प्रशा के किंग ने फिर से सभी जर्मन स्टेट्स से अपील की कि ऑस्ट्रिया को छोड़कर जितने भी जर्मन स्टेट्स हैं वे सभी एकजुट हो जाएं, वे सभी मिल जाएं और मिलकर एक यूनाइटेड जर्मनी को बनाएं, एक यूनाइटेड जर्मनी की स्थापना करें। ये प्रपोजल सभी जर्मन स्टेट्स के सामने रखा गया और ये कहा गया कि क्योंकि ये जो यूनाइटेड जर्मनी है, ये यूनाइटेड जर्मनी एरफर्ट शहर में बन रही है। यूनाइटेड जर्मनी को बनाने के लिए जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो एरफर्ट शहर में हो रहा है, जो असेंबली हो रहा है वो एरफर्ट शहर में हो रहा है, ये पूरी यूनिटी एरफर्ट शहर में एग्जिस्टेंस में आ रही है, इसलिए इस यूनाइटेड जर्मनी को एरफर्ट यूनियन कहा जाएगा। एरफर्ट यूनियन कहा जाएगा। तो एरफर्ट यूनियन को बनाने के लिए मार्च 1850 में जो स्टेज है वो स्टेज सेट कर दिया गया। सैक्सनी के शहर एरफर्ट में इस स्टेज को सेट कर दिया गया और सभी जर्मन स्टेट्स से अपील किया गया कि वे आएँ और इस एरफर्ट यूनियन से जुड़े और एरफर्ट यूनियन के थ्रू सभी जर्मन स्टेट्स मिलकर एक यूनाइटेड जर्मनी को इस्टेब्लिश करें। लेकिन ऑस्ट्रिया इस एरफर्ट यूनियन के ऑपोजिशन में खड़ा हो गया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इस तरह का कोई यूनियन एक्सिस्टेंस में आए, खासकर प्रशा के लीडरशिप में इस तरह का कोई यूनियन अगर एक्सिस्टेंस में आता है तो ये ऑस्ट्रिया के लिए सही नहीं होगा। तो ऑस्ट्रिया इस यूनियन के ऑपोजिशन में खड़ा हो गया और ऑस्ट्रिया ने उन जर्मन स्टेट्स को प्रेशराइज और इन्फ्लुएंस करना शुरू किया जो जर्मन स्टेट्स एरफर्ट यूनियन को ज्वाइन कर रहे थे, एरफर्ट यूनियन से जुड़ रहे थे। ऑस्ट्रिया के इस प्रेशर टैक्टिक्स की वजह से धीरे धीरे ये जो उभरता एरफर्ट यूनियन है, ये एरफर्ट यूनियन कमज़ोर पड़ने लगा और स्टेट्स इस एरफर्ट यूनियन से बाहर निकलने लगी। ऑस्ट्रिया के प्रेशर में आकर सबसे पहले हनोवर और सैक्सनी, इन्होंने एरफर्ट यूनियन को छोड़ा। इनके छोड़ने के बाद, हनोवर और सैक्सनी के एरफर्ट यूनियन को छोड़ने के बाद और भी कई जर्मन स्टेट्स हैं जो एरफर्ट यूनियन को छोड़ते हैं, एरफर्ट यूनियन से बाहर निकलते हैं। फिर नवंबर 1850, वेरी इंपॉर्टेंट, नवंबर 1850 में खुद प्रशा को एरफर्ट यूनियन को अबैंडन करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, डिसॉल्व करना पड़ता है। नवंबर 29, 1850 ऑलमुट्स के शहर में प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच एक ट्रीटी हुई, जिस ट्रीटी को पंक्टेशन ऑफ ऑलमुट्स कहते हैं। इस ट्रीटी दैट मीन्स पंक्टेशन ऑफ ऑलमुट्स, इस ट्रीटी के द्वारा प्रशा को फोर्स किया गया। ऑस्ट्रिया ने इस ट्रीटी के माध्यम से प्रशा को फोर्स किया कि प्रशा एरफर्ट यूनियन को डिसॉल्व कर दे, खत्म कर दे। नहीं चाहते हुए भी प्रशा को ऑस्ट्रिया की बात मानते हुए एरफर्ट यूनियन को डिसॉल्व करना पड़ा। ऑन 29 नवंबर 1850 ऑलमुट्स शहर में प्रशा को इस एरफर्ट यूनियन को डिसॉल्व करना पड़ता है।
प्रशा के लिए ये एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी। ओके, एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी, इसलिए ऑर्मुड्स में हुए इस ट्रीटी को, ऑर्मुड्स में हुए इस घटना को ह्यूमिलेशन ऑफ ऑर्मुड्स भी कहा जाता है। ओके, ह्यूमिलेशन ऑफ ऑर्मुड्स, इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ एरफ्रट यूनियन बाय प्रशा। तो जो सेकंड सीरियस अटेम्प्ट था जर्मनी को यूनाइट करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए किया गया, जो सेकंड सीरियस अटेम्प्ट था एरफ्रट यूनियन के फॉर्म में, जो सेकंड सीरियस अटेम्प्ट किया गया, ये अटेम्प्ट भी 1858 में फेल हो जाता है। एरफ्रट यूनियन के फेलियर के बाद प्रशा को एक बात समझ में आ गई, क्लियरली एक बात समझ में आ गई कि अगर प्रशा को कभी भी भविष्य में फिर से जर्मनी को यूनिफाई करने की कोशिश करनी है, तो इस कोशिश को करने से पहले प्रशा को अपने आप को ऑस्ट्रिया से ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। अनलेस और अनटिल प्रशा डज नॉट मेक इटसेल्फ मोर पावरफुल देन ऑस्ट्रिया, प्रशा इज नॉट गोइंग टू सक्सीड इन इट्स गोल, इन इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफाइंग जर्मनी। ये बात प्रशा को समझ में आ गई और बस यहीं से प्रशा की ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत होती है। आने वाले 10 सालों तक, दैट मीन्स थ्रू आउट 1850s, हम प्रशा के भीतर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं। इस इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा असर प्रशा के मिलिट्री पावर पर पड़ता है, प्रशा के इन्फ्लुएंस पर पड़ता है, प्रशा के रेप्यूटेशन पर पड़ता है। बाकी जो जर्मन स्टेट्स हैं वे प्रशा के इस इकोनॉमिक सक्सेस को देखकर प्रशा से इंस्पायर्ड होने लगते हैं। इन जर्मन स्टेट्स को ये लगने लगता है कि अगर प्रशा को फॉलो किया जाए तो प्रशा की तरह वे भी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव कर सकती है। अगर प्रशा को लीडरशिप दिया जाए तो प्रशा के लीडरशिप में इन जर्मन स्टेट्स का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर्ड हो सकता है। लेकिन जहां एक तरफ प्रशा की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मॉडल जर्मन स्टेट्स के बीच पॉपुलर हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया रिलेटिव डिक्लाइन के फेज से गुजर रहा था। जर्मन फेडरेशन के अंतर्गत प्रशा के लिए बन रहे इस फेवरेबल एनवायरनमेंट के बीच प्रशा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल लीडर ओटो वन बिस्मार्क का राइज होता है। प्रशियन पॉलिटिक्स में ओटो वन बिस्मार्क की एंट्री 1847 में हो चुकी थी। 1847 ओटो वन बिस्मार्क प्रशा के पार्लियामेंट के लिए चुने जाते हैं। बिस्मार्क के लिए आपको याद रखना है कि बिस्मार्क ना ही एक लिबरल लीडर थे और ना ही वे एक नेशनलिस्ट थे। बिस्मार्क के लिए कहा जाता है कि वे एक प्रो मोनार्की कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे। 1848 के रेवोल्यूशंस के दौरान बिस्मार्क ने प्रशा के मोनार्की को सपोर्ट किया। इस सपोर्ट के रिवॉर्ड के रूप में 1851 में बिस्मार्क को प्रशा के किंग के द्वारा जर्मन कॉन्फेडरेशन में प्रशा के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया और फाइनली 1862 में ओटो वन बिस्मार्क प्रशा के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए जाते हैं। बिस्मार्क प्रशा के प्रति एक्सट्रीमली लॉयल थे। वे हर हाल में प्रशा के पावर, प्रशा के इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस को इंक्रीज करना चाहते थे। बिस्मार्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ था तो वो था प्रशा के पावर को इंक्रीज करना, प्रशा के इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना थ्रू आउट जर्मन कॉन्फेडरेशन एंड थ्रू आउट यूरोप। बिस्मार्क को यह पता था कि प्रशा के लिए सबसे बड़ा चैलेंजर ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रिया से अपने आप को सेफगार्ड करने का बेस्ट तरीका है प्रशा के लीडरशिप में जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई करना। अगर सभी जर्मन स्टेट्स, ऑस्ट्रिया को छोड़कर जितने भी जर्मन स्टेट्स हैं, अगर ये सभी जर्मन स्टेट्स यूनाइटेड हो जाए, ओके, और प्रशा इन स्टेट्स का लीडर बन जाए, तो ये प्रशा के लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा। बिस्मार्क को ये बात पता थी, इसलिए बिस्मार्क जर्मन यूनिफिकेशन चाहते थे। बिस्मार्क जर्मन नेशनलिज्म से प्रभावित थे, इसलिए वे जर्मन यूनिफिकेशन चाहते थे, ऐसा नहीं है। बिस्मार्क जर्मन यूनिफिकेशन चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि जर्मन यूनिफिकेशन से अल्टीमेटली फायदा प्रशा को होगा। इससे अल्टीमेटली प्रशा की पावर बढ़ेगी, प्रशा का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन बिस्मार्क इस बात को लेकर कंप्लीटली अवेयर थे कि बिना फोर्स को यूज किए, बिना वायलेंस को यूज किए, बिना वॉर फाइट किए, बिना वॉर का सहारा लिए जर्मनी को यूनिफाई करना ये पॉसिबल नहीं होगा। इट इज ओनली थ्रू यूजिंग फोर्स, वायलेंस, वॉर एंड डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ पावर अरेंजमेंट ऑफ यूरोप दैट जर्मन यूनिफिकेशन कैन बी अचीव्ड। ये बिस्मार्क को पता था। अब 1862 में बिस्मार्क ने प्रशियन पार्लियामेंट में एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया, जिस स्पीच को कहते हैं ब्लड एंड आयरन स्पीच। मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बढ़ाने और मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए नए टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए प्रशा के पार्लियामेंट में 1862 में एक डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशा के पार्लियामेंट के सामने प्रपोजल रखा गया कि नए टैक्सेस को इम्पोज करना है मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए, लेकिन प्रशा की पार्लियामेंट इन टैक्सेस को अप्रूव करने को तैयार नहीं थी।
तो इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए बिस्मार्क ने पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया। ओके, पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया, पार्लियामेंट से कोई परमिशन नहीं मांगी, और पार्लियामेंट को बाईपास करते हुए बिस्मार्क ने नए टैक्सेस को प्रशा के ऊपर, प्रशा के लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिया। और अपने इस डिसीजन के डिफेंस में पार्लियामेंट के भीतर बिस्मार्क कहते हैं कि सिर्फ भाषणों से या सिर्फ मेजॉरिटी डिसीजन से प्रशा कभी ग्रेटनेस को अचीव नहीं कर सकती। ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए प्रशा को आयरन और ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ आयरन का मतलब था वेपन और ब्लड का मतलब था वॉर एंड सैक्रिफाइस। Bismarck said this in the Prussian parliament, and I quote it, that not by speeches and majority decisions will the great question of time be decided, but by iron and blood. इसी स्पीच को आयरन एंड ब्लड स्पीच कहा जाता है। बिस्मार्क की आयरन एंड ब्लड स्पीच के बाद जर्मन यूनिफिकेशन के लिए जो स्टेज है वो स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था। बिस्मार्क यूरोप के मौजूदा बैलेंस ऑफ पावर अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए तैयार थे, और इसकी शुरुआत होती है 1864 से। 1864 प्रशा और डेनमार्क के बीच एक युद्ध होता है। दो जर्मन स्पीकिंग प्रोविंसेस थी, हॉलस्टीन एंड स्काल्सविक। इन दो प्रोविंसेस को डेनमार्क ने कैप्चर कर रखा था। इन प्रोविंसेस को डेनमार्क के कंट्रोल से फ्री करना था, और इन प्रोविंसेस को फ्री करने के लिए 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रशा, यहाँ पर आपको याद रखना है दैट ड्यूरिंग दिस वॉर विद डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों एक साथ आते हैं। दोनों इस वॉर में डेनमार्क के अगेंस्ट, दोनों इस वॉर में ऑस्ट्रिया और प्रशा एक साथ लड़ते हैं। इस वॉर के बाद 1864 में डेनमार्क के साथ हुए इस वॉर के बाद इन प्रोविंसेस को रीकैप्चर कर लिया गया। 1865 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच एक ट्रीटी होती है। ये जो दो टेरिटरीज थी जो डेनमार्क के कंट्रोल में थी, जिन टेरिटरीज को फ्री कराया गया, ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों मिलकर 1864 में डेनमार्क के ऊपर अटैक करते हैं और इन टेरिटरीज को फ्री करते हैं। तो इन्हीं टेरिटरीज के गवर्नेंस को लेकर, इनके कंट्रोल को लेकर, इनके कंट्रोल और गवर्नेंस को डिसाइड करने के लिए 1865 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच एक ट्रीटी होती है। दिस ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ट्रीटी इज कॉल्ड गैस्टीन कन्वेंशन। 1865 गैस्टीन कन्वेंशन बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रशा। इस ट्रीटी के माध्यम से हॉलस्टीन के रीजन के कंट्रोल को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, हॉलस्टीन इस रीजन को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, और स्किल्सवेग ये जो रीजन है इस रीजन के कंट्रोल को प्रशा को दे दिया गया। तो ये जो दो टेरिटरीज डेनमार्क से ली गई थी, इन टेरिटरीज को ऑस्ट्रिया और प्रशा ने आपस में बांट लिया। हॉलस्टीन इट वेंट टू ऑस्ट्रिया एंड स्किल्सवेग इट वेंट टू प्रशा। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच इन टेरिटरीज, इन रीजन्स के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, इनके कंट्रोल को लेकर डिस्प्यूट अराइज होने लगेगा, और इन्हीं डिस्प्यूट्स के वजह से इवेंचुअली ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच एक वॉर होगा। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा, इन दो पावरफुल बिग जर्मन स्टेट्स के बीच एक फुल फ्लेजेड वॉर होता है। एक वॉर जो 7 वीक्स तक चलता है, इसलिए इसे 7 वीक्स वॉर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ सडोवा। इस वॉर में प्रशा की जीत होती है। प्रशा के विक्ट्री के बाद ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच ट्रीटी ऑफ प्राग हुआ। ट्रीटी ऑफ प्राग को साइन किया गया। ट्रीटी ऑफ प्राग ये एक पीस ट्रीटी थी, और प्रशा ने जानबूझकर ऑस्ट्रिया के लिए इस पीस ट्रीटी के टर्म्स और कंडीशंस को हार्श नहीं रखा। आपको समझना है कि जर्मन यूनिफिकेशन का ये जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, इसे ऑटोवन बिस्मार्क के द्वारा गाइड किया जा रहा था, और बिस्मार्क को पता था कि अगर ऑस्ट्रिया को पनिश किया जाता है तो कल दोबारा पावर रीगेन करने के बाद ऑस्ट्रिया प्रशा से रिवेंज जरूर लेगी। बिस्मार्क को रिवेंज नहीं चाहिए था। बिस्मार्क बस किसी तरह से सभी जर्मन स्टेट्स को यूनाइट करके एक यूनाइटेड जर्मनी बनाना चाहते थे, जिस जर्मनी की लीडरशिप अल्टीमेटली प्रशा के पास हो। बिस्मार्क ये करना चाहते थे, और इसलिए इस ट्रीटी के टर्म्स और कंडीशन को बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के लिए हार्श नहीं रखा। ट्रीटी ऑफ प्राग के माध्यम से बिस्मार्क ने जर्मन यूनिफिकेशन के अपने गोल को 80 to 85% पूरा कर लिया था। जितने भी नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स थे, जितने भी नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स थे, प्रशा के अराउंड जितने भी जर्मन स्टेट्स थे, सभी को यूनाइट करके 1867 में नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन को बनाया गया। प्रशा के लीडरशिप में 1867 में नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन को बनाया गया था। ये एक यूनाइटेड जर्मनी ही थी, लेकिन इस यूनाइटेड जर्मनी में अभी सदर्न जर्मन स्टेट्स, साउथ के जर्मन स्टेट्स ये इंक्लूडेड नहीं थे।
आप इस मैप में देख सकते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि बाय 1867 नॉर्थ के जितने भी जर्मन स्टेट्स हैं उन सभी को यूनाइट करके बिस्मार्क ने नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन को बनाया। लेकिन जो सदर्न जर्मन स्टेट्स थे, सदर्न जर्मन स्टेट्स वे अभी नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन से नहीं जुड़े थे, लेकिन इनके साथ, इन सदर्न जर्मन स्टेट्स के साथ कनेक्शन और कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखने के लिए 1868 में बिस्मार्क ने एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया। ओके, एक प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया गया जहां नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स और सदर्न जर्मन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ आकर मिल सकते हैं और इनके बीच कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो ये जो कॉमन प्लेटफॉर्म है 1868 में नॉर्दर्न और सदर्न जर्मन स्टेट्स के लिए, ये जो कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, इस कॉमन प्लेटफॉर्म को ज़ोल पार्लियामेंट कहते हैं। 1868 में इस ज़ोल पार्लियामेंट को बिस्मार्क के द्वारा बनाया गया। नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन की अगर हम बात करें, जो कि अब एक यूनाइटेड जर्मनी थी, नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत 3 मेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे। पहला, फेडरल काउंसिल फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स। दूसरा, रीक्सटैग द नेशनल पार्लियामेंट विच वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल मेल सफराज, मतलब सिर्फ पुरुषों के पास वोट करने का अधिकार था। और तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, द थर्ड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वाज द पोस्ट ऑफ फेडरल चांसलर। ओके, फेडरल चांसलर, जिस पोस्ट को खुद ओटोवन बिस्मार्क ऑक्यूपाई करते हैं। आपको समझना है कि अभी तक, दैट मीन्स बाय 1868, जर्मनी पूरी तरह से यूनाइट नहीं हुई थी। ओके, पूरी तरह से यूनाइट नहीं हुई थी, जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं। सदर्न जर्मन स्टेट्स अभी भी प्रशा के कंट्रोल में नहीं थे। बिस्मार्क को पता था कि इन सदर्न जर्मन स्टेट्स को नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन के साथ इंटीग्रेट किए बिना जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। बिस्मार्क ये भी जानते थे कि जब तक इन सभी जर्मन स्टेट्स के सामने, इन नॉर्दर्न एंड सदर्न जर्मन स्टेट्स के सामने कोई कॉमन एनिमी या कोई कॉमन थ्रेट नहीं आता, तब तक इन सभी स्टेट्स को एक साथ यूनाइट करना मुश्किल होगा। बिस्मार्क के सामने अब सवाल था कि किसे एक कॉमन एनिमी, कॉमन एक्सटर्नल एनिमी बनाया जाए। उधर फ्रांस नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन के एग्जिस्टेंस में आने की वजह से परेशान था। फ्रांस को डर था कि अगर जर्मनी पूरी तरह से यूनाइट हो गई तो यूरोप का बैलेंस ऑफ पावर फ्रांस के अगेंस्ट चला जाएगा। इसलिए फ्रांस कंप्लीट जर्मन यूनिफिकेशन के किसी भी अटेम्प्ट को हर हाल में ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहता था, रोकना चाहता था। बिस्मार्क को भी ये बात अच्छे से पता थी कि फ्रांस कभी भी प्रशा के ऊपर अटैक कर सकता है, और बिस्मार्क खुद भी ये चाहते थे कि फ्रांस प्रशा के ऊपर अटैक करे। क्यों? क्योंकि फ्रांस जब भी प्रशा के ऊपर अटैक करेगा तो सभी जर्मन स्टेट्स, नॉर्दर्न एंड सदर्न सभी जर्मन स्टेट्स खुद ब खुद फ्रांस के अगेंस्ट यूनाइटेड हो जाएंगे। और जैसा बिस्मार्क ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। 1870 फ्रांस के द्वारा प्रशा के ऊपर अटैक किया जाता है। द फ्रैंको-प्रशियन वॉर, इट स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ सितंबर 1870। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ सेडान। फ्रांस को एक कॉमन थ्रेट की तरह देखते हुए सभी जर्मन स्टेट्स, बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न जर्मन स्टेट्स, सभी जर्मन स्टेट्स प्रशा के साथ आ जाती हैं, प्रशा के साथ यूनाइट हो जाती हैं। इस जर्मन यूनिटी के सामने फ्रांस की मिलिट्री सर्वाइव नहीं कर पाती। फ्रांस इज इवेंचुअली डिफीटेड इन दिस फ्रैंको-प्रशियन वॉर। और 30 जनवरी 1871 के दिन फ्रांस में जाकर, इस फ्रांस को डिफीट करने के बाद फ्रांस में जाकर फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साई के भीतर हॉल ऑफ मिरर में ओटोमन बिस्मार्क के द्वारा जर्मन एम्पायर के क्रिएशन को प्रोक्लेम किया जाता है। दिस जर्मन एम्पायर क्रिएटेड बाय बिस्मार्क, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड रीक। सेकंड रीक। इसके बाद 10 मई 1871 ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के द्वारा फ्रैंको-प्रशियन वॉर को फॉर्मली एंड किया गया। फॉर्मली जो नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स हैं और कुछ सदर्न जर्मन स्टेट्स, ये सभी एक साथ आती हैं, एक साथ मिलकर जर्मन एम्पायर को स्टैब्लिश किया जाता है। और इस तरह से जर्मन यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एंड होता है। यहाँ आपको याद रखना है कि फ्रैंको-प्रशियन वॉर में हार जाने के बाद फ्रांस को अपनी 2 बॉर्डर टेरिटरीज जर्मनी को देनी पड़ी थी। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, 2 बॉर्डर टेरिटरीज फ्रांस को 2 बॉर्डर टेरिटरीज जर्मनी को देनी पड़ी थी, एल्सास एंड लोरेन। फ्रांस के लिए ये जो लॉस था, फ्रांस की जो 2 टेरिटरीज थी, वैसे इन दोनों ही टेरिटरीज में जर्मन स्पीकिंग पीपल मौजूद थे। ये जो 2 टेरिटरीज फ्रांस को जर्मनी को देनी पड़ी थी, फ्रांस के लिए ये जो लॉस था, ये लॉस
ये लॉस आने वाले समय में फ्रांस और जर्मनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगी। ओके, इन दो टेरिटरीज का जो लॉस है, ये लॉस आने वाले समय में फ्रांस और जर्मनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगी। इसके अलावा ऑटोमन बिस्मार्क के लीडरशिप में अब जर्मनी को दो डिफीटेड नेबर्स से डील करना था। एक तरफ थी फ्रांस और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया। आगे की कहानी यही होगी कि कैसे बिस्मार्क जर्मन यूनिटी को प्रिजर्व करते हुए फ्रांस, ऑस्ट्रिया और यूरोप के बाकी स्टेट्स के साथ वे डील करते हैं। कैसे जर्मन यूनिटी को प्रिजर्व करते हुए और जर्मनी के इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करते हुए कैसे ऑटोमन बिस्मार्क फ्रांस, ऑस्ट्रिया और यूरोप के बाकी किंगडम्स और एम्पायर्स के साथ वे डील करते हैं, ये अब आगे की कहानी होगी जिसे हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। I hope that the process of German unification is clear to you and you have understood the process. You have got complete conceptual and factual clarity on this particular topic of world history. Thank you so much for listening.